आपके कंप्यूटर का क्वेश्चन है वो आने वाले हैं। रीजनिंग, लॉजिक, कंप्यूटर नॉलेज के ये 60 क्वेश्चन आने वाले हैं, 60 नंबर के होने वाले हैं। इसी में हमारा पहला क्वेश्चन है वो हम देखेंगे, छपे हुए अक्षरों को पढ़ने वाला उपकरण कौन सा है। देखिए छपे हुए अक्षर है, जैसे कि ये मान लो है कि हार्ड कॉपी है और उस पर ये छपे हुए अक्षर पढ़ने वाला उपकरण ये लिखा होता है, तो हम उसको ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर से पढ़ेंगे और उसको हम शॉर्ट में बोलते हैं OCR। क्या बोलते हैं? OCR हम इसे बोलते हैं, ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर। तो याद रख लीजिएगा पूरी फुल फॉर्म भी इसकी। अब इसी में हम अपना अगला क्वेश्चन करते हैं कि एक हार्डवेयर डिवाइस जो डाटा को अर्थपूर्ण इंफॉर्मेशन में बदलता है। एक हार्डवेयर डिवाइस जो डाटा को अर्थपूर्ण इंफॉर्मेशन में बदलता है ये प्रोसेसर कहलाता है। क्या कहलाता है सर जी? प्रोसेसर इसमें कहलाता है। आप सभी को ध्यान रखना है। मदरबोर्ड में क्या रहता है? जो मदरबोर्ड पर सीपीयू को दूसरे पुर्जों से जोड़ता है। देखिए मदरबोर्ड है उस पे ये क्या रहता है, जो मदरबोर्ड को सीपीयू से दूसरे पुर्जों को जोड़ता है, तो सिस्टम बस के द्वारा ये पुर्जे एक दूसरे से जुड़ते हैं। याद रख लीजिएगा। डीएसपी इसका पूरा रूप क्या है? ये डीएसपी वो वाले आपके पुलिस सर्विस वाले नहीं है, ये डीएसपी साहब है अपने कंप्यूटर वाले। ठीक है, तो इन डीएसपी साहब का पूरा नाम क्या है ये हम देखते हैं। डीएसपी का मतलब होता है डी का डिजिटल, एस का सिंगल और पी का प्रोसेसर, डिजिटल सिंगल प्रोसेसर। इसमें राइट आंसर हो जाता है बी आंसर। और इसी में हमारा अगला क्वेश्चन है, सीडी की तुलना में डीवीडी कितना गुना डाटा अधिक संग्रहित किया जा सकता है। देखिए सीडी आपने कॉम्पैक्ट डिस्क आपने पढ़ी होगी, डीवीडी आपने पढ़ी होगी, इसमें ज़्यादा डाटा स्टोर किया जा सकता है। कितना गुना डाटा ज़्यादा है वो स्टोर किया जा सकता है? तो 7.5 गुना डाटा ज़्यादा इसमें संग्रहित किया जा सकता है सीडी की तुलना में। निम्न में से यूटिलिटी सॉफ्टवेयर कौन सा है? यूटिलिटी सॉफ्टवेयर एक किसी कार्य को करने के लिए होता है और उसी कार्य के लिए हम बात कर रहे हैं। यूटिलिटी सॉफ्टवेयर है कौन सा होता है? यूटिलिटी सॉफ्टवेयर किसी एक पूरे कार्य को नहीं कर एक किसी कार्य के एक विशेष अंश को करता है। जैसे एक वीडियो हम प्ले करते हैं, तो वीडियो प्ले करने के लिए एक हमें सॉफ्टवेयर की आवश्यकता होगी, तो वो एक विशेष कार्य है, तो वो यूटिलिटी सॉफ्टवेयर के द्वारा किया जाता है। इसी में लिंकर है, ये एक यूटिलिटी सॉफ्टवेयर का कार्य करता है। स्क्रीन पर डिस्प्ले किए गए पिक्सल की संख्या को हम क्या कह सकते हैं? देखिए स्क्रीन है, स्क्रीन जैसे आप देख रहे हो आपकी स्क्रीन है, इस पर डिस्प्ले किए गए पिक्सल की जो संख्या है ये रेजुलेशन कहलाती है। आप सभी जानते हैं, बहुत ज़्यादा यूज लेते हैं। मोबाइल भी एक नया खरीदते हैं तो उसमें भी ये आप देखते हैं कि ये कितना रेजुलेशन सपोर्ट कर सकता है, कितना नहीं कर सकता है, ये डिस्प्ले कितनी रेजुलेशन की है, वो आप सब जानते हैं। तो स्क्रीन पर डिस्प्ले किए गए पिक्सल की संख्या को स्क्रीन रेजुलेशन कहते हैं, याद रख सकते हैं आप। इसी में हमारा अगला क्वेश्चन है कि एक निबल तुल्य है। देखिए एक निबल है वो किसके तुल्य है? तो एक निबल है ये तुल्य होता है 4 बिट के। एक निबल किसके तुल्य होता है? 4 बिट के तुल्य होता है। एक निबल तुल्य है 4 बिट के। अगला हमारा क्वेश्चन है, एमएस एक्सेल में एबीएस का क्या प्रयुक्त होता है? एबीएस का क्या प्रयुक्त होता है? तो देखिए एमएस एक्सेल है उसमें एबीएस है, ये क्या प्रयुक्त करता है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ये किसी भी संख्या का निरपेक्ष मान है, इसके लिए एबीएस प्रयुक्त होता है, ये हम याद रख सकते हैं। इसी क्रम में अगला क्वेश्चन, किस टोपोलॉजी शैली में एक बार में एक ही कंप्यूटर द्वारा संदेश भेजा जा सकता है? किस टोपोलॉजी शैली में एक बार में एक ही कंप्यूटर द्वारा संदेश भेजा जा सकता है? तो ये भेजा जा सकता है महोदय बस के द्वारा। किसके माध्यम से भेजा जा सकता है? बस वाला टोपोलॉजी सिस्टम है, इसके अंदर एक बार में एक ही कंप्यूटर द्वारा संदेश भेजा जा सकता है। जैसे ये पहुंचेगा उसके बाद में कोई दूसरा संदेश भेजी जाने की प्रक्रिया होगी। तो ये हम आपके लिए कंप्यूटर के क्वेश्चन लेके आए थे। आगे बढ़ने से पहले जिन्होंने भी प्ले स्टोर से हमारा मोबाइल एप्लीकेशन JEPYBHAKR लिखकर जिन्होंने अभी तक डाउनलोड नहीं कर रखा है वो जरूर प्ले स्टोर में जाइए, ये वाला नाम लिखिएगा, इस लोगों का जो ऐप है ये आप जरूर डाउनलोड कीजिएगा। यहाँ से आपको बहुत सारी PDF है वो मिल जाती है, नोट्स PDF मिल जाती है, बहुत सारे आपकी क्विज मिल जाती है, तो वो आप इसमें दे सकते हैं। आपके अगले क्वेश्चन में पार्ट बी है। पार्ट बी के अंदर आप जनरल नॉलेज के क्वेश्चन आते हैं, आपके जीएस के आते हैं, करंट अफेयर के आते हैं। क्वेश्चन आपके 35 रहने वाले हैं, जो कि 35 नंबर के ये होने वाले हैं। और उसी क्रम में हमारा पहला क्वेश्चन है कि अधिकतम तरंगदैर्ध्य के साथ विद्युत चुंबकीय विकिरण है। अधिकतम तरंगदैर्ध्य के साथ विद्युत चुंबकीय है वो कौन सा है? तो हम इनका क्रम देख लेते हैं। सबसे पहले मैं बता देता हूं रेडियो वेव। रेडियो वेव सबसे ऊपर हो गई, उसके बाद में आ जाती है आपकी माइक्रोवेव।
क्या हो जाती है, माइक्रोवेव उसके बाद में आ जाती है, इंफ्रारेड इसके बाद में आ जाती है, तरंगदैर्ध्य के हिसाब से बाद में आ जाती है आपकी प्रकाशीय, प्रकाशीय को आप ऑप्टिकल बोल सकते हैं, ठीक है। और पेराबैंगनी आपकी आ जाएगी इसके बाद में, पेराबैंगनी के बाद में आपकी एक्सरे आ जाएगी आपकी, और इसके बाद में गामा रे है, ये भी आपकी आ जाएगी, गामा रे आपकी आ जाएगी। तो सबसे कम इसमें किसका हो गया तरंगदैर्ध्य, गामा रे का हुआ है। सबसे ज्यादा किसका हो गया, रेडियो तरंगे इनका हो गया, ठीक है। तो याद रख सकते हैं आप। HCl, HI, HBr, HF की एसिड ताकत का बढ़ता हुआ क्रम कौन सा। देखिए HCl है, HI है, HR है, HBr है और HF है। इनमें से सबसे एसिड ताकत का बढ़ता हुआ क्रम है वो है HF, सबसे ज्यादा होता है, उसके बाद में HCl, HBr और HI। तो इसमें राइट आंसर बी वाला आंसर है वो हो जाता है आपका। बढ़ता क्रम ये है। किस कवक के कारण मनुष्य में गंजेपन का रोग हो जाता है। देखिए किस कवक के कारण है मनुष्य में गंजेपन है उसका रोग हो जाता है। तो गंजेपन का रोग है वो टीनिया कैपिटिस के कारण होता है। निम्नलिखित में से कौन सा एक परमाणुक है, इनमें से कौन सा एक परमाणुक है। तो हम देखेंगे कि समस्त जो अक्रिय गैस है वो एक परमाणुक होती है, और अक्रिय गैस में आ जाती है आपकी हीलियम आ जाती है, आपका आर्गन है ये आ जाता है, नियोन आ जाता है, ठीक है, रेडोन आ जाता है, ठीक है, और जीनोन आ जाता है, और आपकी क्रिप्टॉन हो जाता है, ठीक है। तो ये सारी अक्रिय गैस होती है, और ये सारी अक्रिय गैस क्या होती है, एक परमाणुक होती है, ठीक है। और तो इसमें से कौन सी है, आर्गन इसमें आपकी आ जाएगी, तो एक परमाणुक है। बाकी देखिए गंधक, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन ये सब बड़े अणु है, तो ये याद रख सकते हैं आप। और सल्फर का अणु तो सबसे बड़ा होता है, सल्फर का अणु होता है S8, ठीक है, S8 लिखते हैं इसको, यानी इसमें सल्फर के कितने तत्व है, 8 तत्व है इसमें। ये पूछा जाता है कई बार सबसे बड़ा अणु कौन सा होता है, तो सल्फर का अणु होता है। निष्क्रिय लिटमस विलियन का रंग, देखिए लिटमस पत्थर है ये लाइकेन से बनाए जाते हैं। किससे बनाए जाते हैं, लाइकेन से। और इसका रंग है वो निष्क्रिय जो लिटमस विलियन है इसका रंग होता है बैंगनी कलर का। किस प्रकार का होता है, बैंगनी कलर होता है, ना तो लाल होता है ना नीला होता है। निष्क्रिय लिटमस विलियन का रंग हमेशा बैंगनी होता है, ये याद रखिएगा। और अगर वो अम्लीय हो गया है तो लाल हो जाएगा, अगर वो क्षारीय हो गया है तो नीला हो जाएगा, ये आपको पता है। मेंडलीव आवर्त नियम के अनुसार आवर्त सारणी में तत्व किस क्रम में व्यवस्थित रहते हैं। तो मेंडलीव आवर्त नियम के अनुसार आवर्त सारणी में तत्व परमाणु क्रमांक के घटते क्रम में रहते हैं। सही आंसर इसमें राइट आंसर हो जाता है। हमारा अगला क्वेश्चन है, सामान्यतः काम में लिया जाने वाला टूथपेस्ट की प्रकृति किस प्रकार की होती है। सामान्यतः काम में लिए जाने वाले टूथपेस्ट की प्रकृति है वो किस तरह की होती है। देखिए दांतों को क्षय रोकने के लिए हमें नियमित रूप से दांतों को ब्रश करने की सलाह दी जाती है, और इसमें क्वेश्चन यही पूछा है कि सामान्यतः काम में लिए जाने वाले टूथपेस्ट की प्रकृति किस प्रकार की होती है। तो ये क्षारीय होती है। किस प्रकार की होती है, क्षारीय प्रकृति होती है। इसी क्रम में 18 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी धातुएं प्रकृति में प्राकृत अवस्था में पाई जाती है। तो इनमें से देखिए जो धातुएं हैं जो प्रकृति में प्राकृत अवस्था में पाई जाती है वो है आपकी एयू, सोना हो गया आपका, एजी आपकी चांदी हो गई। तो सोना और चांदी है ये प्राकृत अवस्था में पाई जाती है। सोना और चांदी किस अवस्था में पाई जाती है, प्राकृत अवस्था में पाई जाती है, मतलब किसी के साथ मिली हुई नहीं होती है, एक तरह से कह सकते हैं आप। सही आंसर आपका राइट आंसर हो जाएगा इसमें, क्योंकि कम निष्क्रिय धातुएं हैं, जबकि बाकी सब अच्छी खासी सक्रिय धातुएं होती है, बाकी ये कम क्रियाशील धातुएं हैं, तो ये प्राकृत अवस्था में मिलती है। निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ प्राकृतिक कच्चे माल से बना होता है। देखिए कौन सा पदार्थ प्राकृतिक कच्चे माल से बना होता है। तो आपका जो रेयन है ये सेलुलोज का बनाया जाता है। इसका बनाया जाता है, सेलुलोज का बनाया जाता है, और इसे ऑफिशियली सिल्क भी कहा जाता है, ऑप्टिफिशियल ये भी कहा जाता है, या यहाँ तो पॉलीस्टाइरीन हो जाएगा आंसर तो इसका। केंद्रीय चमड़ा अनुसंधान केंद्र कहाँ पे स्थित है। देखिए केंद्रीय चमड़ा अनुसंधान केंद्र चेन्नई में स्थित है। कहाँ पे स्थित है, चेन्नई के अंदर स्थित है। थॉमस कप किस खेल से संबंधित है। तो देखिए थॉमस कप है ये जुड़ा हुआ होता है बैडमिंटन से, ठीक है, किससे जुड़ा होता है, बैडमिंटन से जुड़ा हुआ होता है।
केंद्रीय तंबाकू अनुसंधान केंद्र कहाँ पे स्थित है? तो केंद्रीय तंबाकू अनुसंधान केंद्र राजमुंद्री में स्थित है। इसी क्रम में अगला क्वेश्चन, रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा रचित जनगण मन को संविधान सभा द्वारा भारत का राष्ट्रगान कब स्वीकार किया गया? 22 जुलाई 1947 को देखिए 22 जुलाई 1947 को राष्ट्रीय ध्वज है, राष्ट्रीय ध्वज को स्वीकार किया गया था। 24 जनवरी 1950 को राष्ट्र गान है हमारा जनगण मन धन, जनगण मन इसको स्वीकार किया गया था। ठीक है, याद रख सकते हैं। 22 मार्च 1957 इसको भी आप याद रख सकते हैं। 26 जनवरी 1950 को तो हमारा आपको पता है कि राष्ट्र चिन्ह है, राष्ट्र चिन्ह जिनके नीचे लिखा होता है सत्यमेव जयते, ये मुंडकोपनिषद से लिया गया है। राष्ट्र चिन्ह स्वीकार किया गया था और संविधान लागू किया गया था पूर्ण रूप से। 22 मार्च 1957 को संघ संवत आधारित कैलेंडर है वो अपनाया गया, संघ संवत आधारित कैलेंडर है ये अपनाया गया है। तो ये भी बहुत बार पूछा जाता है संघ संवत आधारित, तो आंसर हो जाता है इसमें बी आंसर। मरणोपरांत भारत रत्न से सम्मानित प्रथम व्यक्ति थे, तो मरणोपरांत भारत रत्न से सम्मानित पहले व्यक्ति है लाल बहादुर शास्त्री, 1980 में ये दिया गया। भारतीय क्रांतिकारियों की माता किसे कहा जाता है? देखिए इन्हें भारत का पहले तिरंगे झंडे के निर्माण का श्रेय दिया जाता है और भारत की माता है, भारतीय क्रांतिकारियों की माता है, ये मैडम कामा को कहा जाता है और इन्हें भारत के पहले तिरंगे झंडे के निर्माण का श्रेय भी मैडम कामा को जाता है। किताब उल हिंद रचित है, देखिए किताब उल हिंद रचित है, तो ये रचित है भैया आपकी अल बरूनी। ठीक है, बी आंसर इसमें राइट आंसर है। सिल्क रूट पर नियंत्रण रखने वाले शासकों में सबसे प्रसिद्ध थे, देखिए सिल्क रूट है, इस पर नियंत्रण रखने वाले शासकों में सबसे प्रसिद्ध है वो है सोनम। कौन है? सोनम, ए आंसर इसमें राइट आंसर है। इसी क्रम में अगला हमारा क्वेश्चन है कि बाबर ने अपनी आत्मकथा तुजक ए बाबरी किस भाषा में लिखी? बाबर ने अपनी आत्मकथा तुजक ए बाबरी किस भाषा में लिखी? तो बाबर के द्वारा अपनी आत्मकथा तुजक ए बाबरी ये तुर्की भाषा में लिखी गई है। किस भाषा में लिखी गई है? तुर्की भाषा में ये लिखी गई है। मनसबदारों की संपूर्ण आय के दावे में 1/4 की कटौती अमीरों के निम्नलिखित वर्ग से जुड़ी हुई है। तो ये सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि मनसबदारी प्रथा है, मनसबदारी मैं लिख देता हूं यहाँ पे ताकि आपको पता रहे, मनसबदारी प्रथा है ये शुरू किसने की थी? तो मनसबदारी प्रथा है ये शुरू की है अकबर ने। किसने शुरू की थी? अकबर ने शुरू की थी। कब शुरू की थी? 1577 में की थी। ठीक है, और ये राजपूत से जुड़ी हुई है। ऊंचाई मापने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? देखिए ऊंचाई मापने के लिए जिस यंत्र का प्रयोग किया जाता है वो है अल्टीमीटर। इसका प्रयोग किया जाता है, अल्टीमीटर का प्रयोग है वो ऊंचाई मापने के यंत्र के रूप में किया जाता है। मोडेरा का सूर्य मंदिर किस राज्य में स्थित है? मोडेरा का सूर्य मंदिर राज्य के गुजरात राज्य में स्थित है, याद रखिएगा। हट्टी सोने की खान किस राज्य में स्थित है? देखिए हट्टी सोने की खान किस राज्य में स्थित है? देखिए हट्टी सोने की खान ये स्थित है कर्नाटक में। कहाँ पे स्थित है? कर्नाटक में स्थित है। भारत में उगाई जाने वाली अधिकतर कॉफी की किस किस्म की है? देखिए भारत में उगाई जाने वाली अधिकतर कॉफी किस्म अरेबिका है। और इसी क्रम में अगला क्वेश्चन, क्षेत्रफल के आधार पर भारत की मिट्टियों का अवरोही क्रम क्या है? घटता हुआ क्रम पूछ रहे हैं। ठीक है, क्षेत्रफल के आधार पर भारत की मिट्टियों का अवरोही क्रम है। सबसे ज्यादा मिट्टी जलोढ़ है, बाद में लाल है, बाद में काली और लास्ट में लेटेराइट। बी आंसर हम इसमें कर देते हैं, क्षेत्रफल के आधार पर मिट्टियों का घटता हुआ क्रम यानी अवरोही क्रम। देखिए विश्व सर्प दिवस कब मनाया जाता है? विश्व सर्प दिवस मनाया जाता है 16 जुलाई को। और इसी क्रम में अगला क्वेश्चन, रंगभेद के खिलाफ संघर्ष करने वाले नोबेल शांति पुरस्कार विजेता आर्क बिशप एमरेडिटस डेसमंड टुटू किस देश से संबंधित है, जिनका 26 दिसंबर 2021 को निधन हो गया है? तो ये दक्षिणी अफ्रीका के थे। इसी क्रम में अगला क्वेश्चन, संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन ISA का पर्यवेक्षक का दर्जा प्रदान किया गया है। तो ये दर्जा प्रदान किया गया है जनवरी 2022 में। कब प्रदान किया गया है? जनवरी 2022 में
कौन सा देश पहला देश बन गया है जिसने कर्मचारियों के काम और व्यक्तिगत जीवन में सामंजस्य बेहतर स्थापित करने के उद्देश्य से सप्ताह में केवल 4.5 दिन वर्किंग डे रखने का निर्णय लिया है? तो ये 1 जनवरी 2022 से लागू हो जाएगा और ये यूएई है, इसके द्वारा ये निर्णय लिया गया है। इस अंतरिक्ष एजेंसी के अंतरिक्ष यान द पार्कर सोलर प्रोब ने पहली बार सूर्य के वायुमंडल में प्रवेश कर लिया है। इसरो भारत की आपको पता है, नासा आपकी यूएसए की है, ये आपको पता है, और रोस्मोकॉस ये रूस की अंतरिक्ष एजेंसी है, CNSA ये चीन की है, और ये जो सोलर द पार्कर सोलर प्रोब जो पहली बार वायुमंडल में प्रवेश किया है, ये नासा का है। किसका है? नासा का है। ये पहली बार है जब कोई मानव के द्वारा बनाई गई चीज, निर्मित की गई चीज है, वो इसमें प्रवेश की है। राष्ट्रीय विकास परिषद का सचिव कौन होता है? देखिए, राष्ट्रीय विकास परिषद का सचिव होता है योजना आयोग का सचिव, और अभी योजना आयोग की जगह कौन है? नीति आयोग। तो नीति आयोग का सचिव हो जाएगा इसमें, ठीक है। भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड एक है, देखिए इसको क्या बोलेंगे आप? भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड, सेबी। इसकी स्थापना हुई थी 12 अप्रैल 1992 में। नाबार्ड की स्थापना हुई थी 1982 में, उसके 10 साल बाद में इसकी हुई है स्थापना 1992 में। तो नाबार्ड 1982 याद रखेंगे, इसको आप 12 अप्रैल 1992 में याद रखेंगे, सेबी की स्थापना, और ये एक नियामक निकाय है। आपातकाल के में संविधान के मौलिक अधिकारों को क्या किया जा सकता है? देखिए, आपातकाल के अंदर संविधान के मौलिक अधिकार है, उनको स्थगित किया जा सकता है, समाप्त नहीं किया जा सकता, स्थगित किया जा सकता है, कुछ समय के लिए टाला जा सकता है। भारतीय निर्वाचन आयोग के पास अर्ध न्यायिक शक्ति है। अर्ध न्यायिक शक्ति है भारतीय निर्वाचन आयोग के पास, याद रखिएगा। भारत में प्रथम परमाणु परीक्षण कब किया गया? भारत में पहला परमाणु परीक्षण राजस्थान के पोखरण में किया गया था, आप सभी को पता है, और इस पे परमाणु करके मूवी भी बनी हुई है, वो भी आप देख सकते हैं। हालांकि वो द्वितीय परमाणु परीक्षण के लिए है, और हम यहाँ पे बात करते हैं इससे आंसर 18 मई 1974 को भारत का पहला परमाणु परीक्षण किया गया पोखरण के अंदर। देश का पहला ऐसा कौन सा राज्य था जिसने सर्वप्रथम लोकायुक्त को अधिनियमित किया? देश का ऐसा पहला राज्य जिसने सर्वप्रथम लोकायुक्त को अधिनियमित किया, तो ये उड़ीसा है, जिन्होंने सबसे पहले लोकायुक्त को अधिनियमित किया था। परंतु महाराष्ट्र देश का पहला राज्य है जिसने लोकायुक्त की स्थापना की। महाराष्ट्र पहला राज्य जिसने लोकायुक्त की स्थापना की, जबकि अधिनियमित उड़ीसा ने किया था, ये याद रख सकते हैं। चलिए हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, और अगला हमारा है महिला एवं बाल विकास। महिला एवं बाल विकास उत्पीड़न अपराध, 10 प्रश्न आपको इसमें मिलेंगे, 10 नंबर के ये रहने वाले हैं, वो हम यहाँ पे करने वाले हैं। देखिए, विदेश से लड़की का आयात करना से संबंधित अनैतिक व्यापार निवारण अधिनियम की धारा कौन सी है? तो धारा 366 है, इसमें लग जाती है बी आंसर, इसमें राइट आंसर हो जाता है। अनैतिक व्यापार निवारण अधिनियम के अंतर्गत दिए गए अपराध के दोषी व्यक्ति को विशेष पुलिस अधिकारी या उसके निर्देश के बिना वारंट के गिरफ्तार भी किया जा सकता है। बिना वारंट के गिरफ्तार उससे किया जा सकता है, निर्देश बिना वारंट के गिरफ्तार किया जा सकता है। बालक एवं किशोर श्रम प्रतिषेध विनियमन अधिनियम 1986 की किस धारा के तहत 14 वर्ष तक की आयु वर्ग तक के बालक से किसी भी प्रकार का खतरनाक एवं गैर खतरनाक कार्य कराना संज्ञेय अपराध है? धारा 3। भारतीय दंड संहिता की किस धारा के अंतर्गत स्त्री की लज्जा भंग करने से आश्रय से उस पर हमला या आपराधिक बल का प्रयोग का वर्णन है? तो ये धारा 354। इसी क्रम में अगला क्वेश्चन, भारतीय दंड संहिता किस धारा के अंतर्गत बलपूर्वक या हमले द्वारा किसी स्त्री को नग्न करना, नग्न होने के लिए विवश करना, इससे आश्रित है या संबंधित है? तो ये धारा लगती है 354 बी इसलिए। और इसी क्रम में अगला क्वेश्चन, शब्द अंग विक्षेपण कार्य किसी स्त्री की लज्जा अनादरण करने से संबंधित आश्रित हो, धारा लगती कौन सी है? उस संबंध में धारा 509 लगेगी, ये भी याद रखिएगा।
दंड प्रक्रिया संहिता सीआरपीसी 1973 की कौन सी धारा किसी लोक सेवक, लोक कर्मचारी, उसके द्वारा किसी स्त्री के साथ अगर यौन अपराध कारित किया जाता है तो उसके लिए तहत जो मुकदमा है वो 376 के तहत मुकदमा दर्ज किया जाता है, याद रखिएगा। और मिनिमम 10 साल की सजा है इसके लिए। दंड प्रक्रिया संहिता सीआरपीसी 1973 की किस धारा के अंतर्गत 12 वर्ष से कम उम्र की महिला का एक या एक से अधिक व्यक्ति द्वारा मिलकर सामूहिक बलात्कार का उल्लेख मिलेगा? तो ये धारा 376 बी। देखिए सामूहिक बलात्कार धारा 376 लगेगी। अगर 16 साल से कम उम्र की महिला के साथ अगर ये बलात्कार किया गया है तो धारा 376 लगेगी। और अगर वही 12 साल से कम उम्र की महिला के साथ ये किया गया है घटना तो ये धारा 376 लगती है। यदि किसी लड़की की विवाह के 7 साल के भीतर असामान्य परिस्थितियों में मौत हो जाती है और यह साबित कर दिया जाता है कि मौत से पहले उसे दहेज के लिए प्रताड़ित किया जाता था तो भारतीय दंड संहिता किस धारा के अंतर्गत लड़की के पति और रिश्तेदारों को कारावास की सजा का प्रावधान किया गया है? धारा 304 बी। इसके तहत आजीवन कारावास है, ये कारावास की सजा है, उसका प्रावधान किया गया है। तो याद रख सकते हैं 304 बी। दहेज से जुड़ी हुई 3 स्थितियां होती है। दहेज से जुड़ी हुई कितनी स्थितियां होती है? 3 स्थितियां आपके पास होती है। उसी क्रम में हमारा ये क्वेश्चन है कि सारी विवाह से पूर्व, विवाह के समय, विवाह के पश्चात, ये दहेज से जुड़ी हुई स्थितियां हैं। और आगे क्वेश्चन करने से पहले जिन्होंने हमारा मोबाइल ऐप डाउनलोड नहीं कर रखा है वो प्ले स्टोर में जाइए, ये वाला नाम लिखिए, ऐप डाउनलोड जरूर कीजिएगा। ठीक है, ये है आपके पास, लिंक डिस्क्रिप्शन में भी है इसका। राजस्थान जीके क्वेश्चन करेंगे। राजस्थान जीके के आपके 45 क्वेश्चन होने वाले हैं और 45 नंबर के ये रहने वाले हैं। तो देखिए हल्दी घाटी का युद्ध कब हुआ? हल्दी घाटी का युद्ध हुआ था 18 जून 1576 को। हालांकि कई जगह 21 जून भी लिखा होता है, तो यहाँ पे हमारे पास 21 जून ऑप्शन नहीं है, तो हम 18 जून 1576 करेंगे। वर्धा में राजस्थान सेवा संघ की स्थापना कब की गई? देखिए वर्धा के अंदर राजस्थान में सेवा संघ की स्थापना, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बार बार पूछा गया है। ए आंसर 1919 में की गई है। जयपुर में रामप्रकाश थिएटर की स्थापना किस महाराजा काल में हुई? तो देखिए जयपुर में रामप्रकाश थिएटर की स्थापना महाराजा काल है, ये महाराजा राम सिंह सेकंड इसके समय हुई थी, तो सही आंसर इसमें हो जाएगा। निम्न में से किस राजस्थानी ग्रंथ में अलाउद्दीन खिलजी को जालौर विजय का वर्णन मिलता है? तो निम्न में से किस राजस्थानी ग्रंथ में अलाउद्दीन खिलजी की जालौर विजय का वर्णन मिलता है? तो ये हमें कानड़दे प्रबंध में मिलता है। इसी क्रम में ये क्वेश्चन देख लीजिए, कालीबंगा प्रथम के नाम से किस सभ्यता को जाना जाता है? देखिए कालीबंगा प्रथम के नाम से जिस सभ्यता को जाना जाता है वो है सोंती सभ्यता। और इसी क्रम में अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन मुख्यमंत्री राजस्थान विधानसभा के नेता प्रतिपक्ष के पद पे नहीं रहे हैं? अब देखिए नेता प्रतिपक्ष के पद पे कौन से मुख्यमंत्री है वो नहीं रहे हैं। तो एक तो शिवचरण माथुर है, ये कभी नेता प्रतिपक्ष नहीं बने थे। इसके अलावा अशोक गहलोत है, ये नहीं बने हैं। बाकी हरिदेव जोशी है, वसुंधरा राजे हैं, ये तो रहे हैं। तो हम करेंगे इसमें सही कूट का चयन, ये है 2 और 3। जिला ग्रामीण विकास अभिकरण का अध्यक्ष कौन होता है? तो जिला प्रमुख इसका अध्यक्ष है, ये होता है, याद रख सकते हैं आप। राजस्थान में राज्य निर्वाचन आयोग का गठन कब हुआ? राजस्थान में राज्य निर्वाचन आयोग का गठन हुआ था 1994 में। इसी क्रम में अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों पे हमें विचार करना है। पहला है राजस्थान में लोकायुक्त संस्था की स्थापना 1973 में की गई। न्यायमूर्ति ID दुआ राजस्थान के पहले लोकायुक्त थे। तो ये दोनों कथन है सही है, दोनों कथन ही क्या है? सही है। राजस्थान के एकीकरण प्रक्रिया के समय मत्स्य संघ की आय है वो थी 184 लाख रुपए, और क्षेत्रफल है वो कितना था? क्षेत्रफल कितना था ये पूछा जाता है, तो 12,000 वर्ग किलोमीटर, स्क्वायर किलोमीटर है ये इसका क्षेत्रफल था। तो आप इसे याद रख सकते हैं। देखिए नानक भील और देवीलाल गुर्जर का संबंध निम्नलिखित में से किससे है? तो नानक भील और देवीलाल गुर्जर, इसका संबंध है बूंदी किसान आंदोलन से। इसी क्रम में अगला क्वेश्चन, वर्ष 1921 में किसानों का सुअर विरोधी आंदोलन किस राज्य में चला था? राज्य का मतलब यहाँ पे कौन सी रियासत है वो है। तो वर्ष 1921 में किसानों का सुअर विरोधी आंदोलन है वो चला था अलवर में। कहाँ पे चला था? अलवर में चला था। इस समाचार पत्र के माध्यम से विजय सिंह पथिक ने बिजोलिया किसान आंदोलन को पूरे भारत में चर्चा का विषय बना दिया था। तो ये बनाया था प्रताप समाचार पत्र के माध्यम से। 1857 के विद्रोह के समय जोधपुर के महाराजा कौन थे? देखिए 1857 के विद्रोह के समय जोधपुर के महाराजा है वो थे महाराजा तख्त सिंह। कौन थे? महाराजा तख्त सिंह। निम्नलिखित में से कौन सा कानूना क्रम
दृष्टि से सही है। इसमें देखिए जतर सिंह, तेज सिंह और समर सिंह ये सही हो जाएंगे। कट्टीबंधु के नाम से निम्नलिखित में से कौन सा राजा प्रसिद्ध है? देखिए कट्टीबंधु, कट्टीबंधु कहा जाता है विग्रहराज चतुर्थ को। इसे कहा जाता है विग्रहराज चतुर्थ है, इसे कहा जाता है। इसी क्रम में अगला क्वेश्चन, बड़वा ग्राम, बड़वा ग्राम कोटा के अंदर है। कितनी मोखरी यूप अभिलेख प्राप्त हुए हैं? देखिए बड़वा ग्राम कोटा से कितनी मोखरी यूप अभिलेख प्राप्त हुए हैं? तो ये 3 अभिलेख है, ये प्राप्त हुए हैं। इसी क्रम में अगला क्वेश्चन, अजमेर को राजधानी बनाने वाला शासक कौन था? अजमेर को राजधानी बनाने वाला शासक कौन था? तो अजमेर को राजधानी बनाने वाला शासक है ये कोकिल देव था। कौन था भैया? कोकिल देव ये था। इसी क्रम में राजस्थान में लेटा, मांगरोल एवं सालावास जाने जाते हैं। देखिए राजस्थान के अंदर लेटा है, मांगरोल है, सालावास है, ये जाने जाते हैं। ये जाने जाते हैं कपड़े की मंदों की बुनाई के लिए। ए आंसर इसमें राइट आंसर हो जाता है। राजस्थान सरकार द्वारा पहली बार सौर ऊर्जा नीति कब घोषित की गई? राजस्थान सरकार द्वारा पहली बार सौर ऊर्जा नीति घोषित की गई है 2011 के अंदर। इसी क्रम में अगला क्वेश्चन, बेलाडीला खान किससे संबंधित है? देखिए बेलाडीला खान है ये जुड़ी हुई होती है लोएस्क से। किससे जुड़ी हुई है? लोएस्क से। उद्यमियों को निवेश और अन्य सुविधाएं प्रदान करने के लिए राज्य में कितने जिला उद्योग और उपकेंद्र कार्यरत है? तो इसके लिए राज्य के अंदर 36 जिला उद्योग केंद्र और 8 उपकेंद्र है वो कार्यरत है। माधव सागर बांध किस जिले में स्थित है? वह है माधव सागर बांध कौन से जिले में स्थित है? माधव सागर बांध दौसा के अंदर स्थित है। इसी क्रम में अगला क्वेश्चन, राजस्थान में पहली विधानसभा का समय सदस्य संख्या कब थी? राजस्थान की पहली विधानसभा 1952, याद रखिएगा। इस समय सदस्य संख्या है वो 160 थी। 160 से बढ़ाकर किया गया 184 और इसके बाद में छठी विधानसभा है उसमें 200 कर दी गई थी, याद रख सकते हैं आप। राज्य का सौर ऊर्जा से संचालित पहला एटीएम कौन सा है? राज्य का सौर ऊर्जा से संचालित पहला एटीएम मनोहरपुर जयपुर है। ये आंसर इसमें हो जाएगा। राजस्थान और मध्य प्रदेश की मध्य 2 बार सीमा रेखा बनाने वाली नदी कौन सी है? राजस्थान में और मध्य प्रदेश के बीच में 2 बार सीमा रेखा बनाती है ये नदी पार्वती नदी है। राजस्थान में पूर्ण बहाव की दृष्टि से सबसे लंबी नदी, लंबी दूरी तक बहने वाली नदी कौन सी है? पूर्ण बहाव की दृष्टि से लंबी दूरी की नदी है वो है बनास नदी। किस झील के नमक में सोडियम क्लोराइड की जगह सोडियम सल्फेट पाया जाता है? तो ये डीडवाना में पाया जाता है। डीडवाना झील है, इसका ये नमक खाने योग्य नहीं है। इसमें सोडियम क्लोराइड NaCl होता है, उसकी बजाय इसमें सोडियम सल्फेट होता है। ठीक है, तो ये याद रखिएगा, सोडियम सल्फेट इसमें पाया जाता है। राजस्थान में 2011 की जनगणना के अनुसार ग्रामीण लिंगानुपात कितना था? तो ये 933 था। कितना था भैया? 933 इसमें लिंगानुपात था। जनगणना 2011 के अनुसार राजस्थान में निम्नलिखित जिलों में साक्षरता दर सर्वाधिक पाई जाती है। जिलों को ज्यादा से कम में साक्षरता दर में सही क्रम में हमें चयनित करना है। तो कोटा, जयपुर, झुंझुनू, सीकर, अलवर, ये इसका सही क्रम रहेगा। इसी क्रम में आ गया अगला क्वेश्चन, राजस्थान सूचना आयोग का गठन कब किया गया? राजस्थान सूचना आयोग का गठन 18 अप्रैल 2006 को किया गया है। राजस्थान में अधिकांश बालू पत्थर किस महासमूह की शैलों से प्राप्त होता है? तो ये विंध्यन से प्राप्त होता है। बहाव क्षमता की दृष्टि से पश्चिमी राजस्थान का सबसे बड़ा बांध कौन सा है? जवाई नदी पे बना हुआ पाली के अंदर जवाई बांध हो जाएगा। द आंसर इसमें राइट आंसर हो जाएगा। मारवाड़ का अमृत सरोवर भी कहते हैं इसे। राजस्थान की एकमात्र नदी जो अंतरराष्ट्रीय सीमा रेखा बनाती है, चंबल नदी, अंतर्राज्यीय, माफ कीजिए, राजस्थान की एकमात्र नदी जो अंतर्राज्यीय सीमा बनाती है, तो यहां पे आपकी हो जाती है चंबल नदी। राजस्थान के राज्यपाल को शपथ ग्रहण कराई जाती है राज्य के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश द्वारा। मावट होती है, देखिए मावट होती है भूमध्य सागर चक्रवातों से। राजस्थान के प्रथम मुख्य सचिव कौन थे? राजस्थान के प्रथम मुख्य सचिव के राधाकृष्णन थे। कौन सा स्थान मारवाड़ का लघु माउंट कहलाता है? मारवाड़ का लघु माउंट पिंपलूद बाड़मेर कहलाता है।
घोटियांबा मेला कहाँ आयोजित होता है? घोटियांबा मेला आयोजित होता है बांसवाड़ा में। राजस्थान में त्योहारों का आगमन किस त्योहार से माना जाता है? राजस्थान में त्योहारों का आगमन माना जाता है सावन तीज से। राजस्थान के प्रसिद्ध पखावज वादक है, राजस्थान के प्रसिद्ध पखावज वादक पंडित पुरुषोत्तम दास। मेवाड़ में उत्तराधिकारी कर को क्या कहा जाता था? यह कहलाता था केद खालसा। उपनाम था तलवार बंदाई। तलवार बंदाई, तलवार बंदाई या केद खालसा है, यह कहा जाता था इसे। जयसिंह ने यूक्लिड के ग्रंथ एलिमेंट ऑफ ज्योमेट्री को किस भाषा में अनुवाद किया? जयसिंह ने यूक्लिड के ग्रंथ एलिमेंट ऑफ ज्योमेट्री इसको संस्कृत भाषा में अनुवाद किया है। सही आंसर इसमें राइट आंसर है। कौन सी लोक देवी बिना पति के अकेली सती हुई थी? तो कौन सी लोक देवी है जो बिना पति के अकेली सती हुई थी? तो यह है घेवर माता। कौन है? घेवर माता बिना पति के अकेली सती हुई थी ये। और नंदिकेश अवतार नाम से, नंदिकेश्वर अवतार नाम से कौन सा शासक जाना जाता था? तो ये महाराणा कुंभा। अभिनव भट्टाचार्य वह नंदिकेश्वर अवतार के नाम से जाना जाता था। वह आंसर है। आज की क्लास यहाँ फिनिश करेंगे। अच्छी लगी है तो लाइक जरूर करना। क्लास में पहली बार देखते हो, आप जुड़े हुए नहीं हो हमारे चैनल से, सब्सक्राइब जरूर करना। आप हमारा मोबाइल एप्लीकेशन है प्ले स्टोर से, वो भी डाउनलोड कर सकते हैं। आपको लिखना है प्ले स्टोर में हमारा ये नाम JEPYBHAKR चैनल का नाम है, वही सर्च करना है और कुछ नहीं करना है, बिना स्पेस दिए। इस लोगों का ऐप है वो आपको मिल जाएगा। वैसे लिंक डिस्क्रिप्शन में भी डाला हुआ है, वहाँ सुविधा से आप सीधे जा सकते हैं और डाउनलोड कर सकते हैं। तो उम्मीद है आपको ये क्लास अच्छी लगी होगी। मिलते हैं नई क्लास के साथ, तब तक के लिए अलविदा। जय हिंद, जय भारत।